आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद हैं वो राजनीति से ज्यादा विकास की बात करते हैं, बयानों से ज्यादा आंकड़े और उदाहरण देते हैं। इसीलिए बिहार में किसकी बहार है या इस बार बिहार किसका है वो समझेंगे उदाहरणों से और जमीनी हकीकत से। मेरे साथ गडकरी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पे। सर, सबसे पहले बात विकास की कही गई शुरुआत में एनडीए की तरफ से, और क्योंकि आप सत्ता में इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब चुनाव शुरू हुआ तो बात विकास की हुई, और चुनाव खत्म होते होते जब टिकट वितरण हुआ तो जाति पर टिकट वितरण हुआ, और अब केवल और केवल जंगल राज की बात कह के कट्टा कटुता जैसी शब्दों का इस्तेमाल होके चुनाव प्रचार जिस दिशा में जा रहा है, आपको जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। बिहार पिछड़ा हुआ है और इसके कारण बिहार में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। बिहार में जमीन अच्छी है, पानी की सुविधा है, फिर भी बिहार आगे इसलिए नहीं जा सका क्योंकि बिहार में जिस प्रकार का विकास चाहिए वो हुआ नहीं। और विकास कहीं भी करना है तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर, खेती, ये वही बढ़ते हैं जहाँ वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा। अगर बिजली होगी, रोड होंगे, पानी होगा, टेलीकम्युनिकेशन के साधन होंगे तो इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और दोनों आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए मूलभूत समस्या जो बिहार की है कि बिहार का राज्य धनवान है पर जनता गरीब है। और इसका कारण बिहार में जिस प्रकार के राज्य चले, उन्होंने विकास के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने जातिगत राजनीति पे काम किया। और जब तक जातिगत राजनीति रहेगी तब तक गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी नहीं हटेगी। एनडीए ने पहली बार अपनी सरकार आने के बाद केवल बिहार में करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा रोड, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारी सरकार आई तो केवल मेरे विभाग ने किए। और इसका कारण यही है कि गंगा पर 2-3 पुल थे, अब 9-10 पुल हुए। एक तरफ बिहार जो है गंगा के कारण डिवाइड हुआ था। बिहार में बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान होता है। हम पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। जो नेपाल से नदियाँ आती है उनके ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट डाल के डैम बना सकते हैं। कहीं ना कहीं बिहार को बाढ़ से मुक्ति देना, बिहार में विशेष रूप से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का निर्माण करना, और ईज ऑफ बिजनेस के द्वारा, राज्य द्वारा और भारत सरकार द्वारा अगर सही में अच्छा प्रशासन होगा तो निश्चित रूप से स्थिति कैसी बदल सकती है, इसका उदाहरण हमारे सरकार ने काम करके दिखाया। और इसलिए लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि हमारा भविष्य कौन बदल सकता है, हमारी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन दे सकता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से कितनी भी कोशिश की जाएगी और लोगों के मन में डर पैदा किया जाएगा जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर, तो भी अपना विकास, अपना भविष्य एनडीए ही बदल सकती है। इस विश्वास के कारण लोग हमको साथ देंगे और हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके इस जवाब में मेरे को बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये सर, आपको लगता है पलायन एक मुद्दा है? देखिए, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ गरीबी है, जहाँ भूखमरी है, वहाँ लोग वहाँ से जाते ही है। आप में से सब लोग थोड़ी दिल्ली गए, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए आए। यही अपॉर्चुनिटी उनके गांव में तैयार होगी तो कोई मजबूरी से अपना गांव नहीं छोड़ता, खुशी से गांव नहीं छोड़ता, मजबूरी से छोड़ता है। और ये मजबूरी जो है ये दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की। अब मैं आपको उदाहरण बताऊँ, हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो 1200 रुपये क्विंटल मक्का था एमएसपी, यानी मार्केट प्राइस, और एमएसपी 1800 रुपये की थी। पर जैसा ये हुआ तो मक्के का भाव 2800 रुपये क्विंटल हुआ, और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ ज़्यादा के गए। अगर ये पैसा गया तो लोगों में अच्छे घर बनेंगे, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में भी मखाना है। अब मखाना बोर्ड बनाया हमने, अब मखाना में चीज़ लगाकर मखाना, टमाटर फ्लेवर, ओनियन फ्लेवर, अब इतना मखाना वर्ल्ड के एयरलाइंस में मखाना मिल रहा है जो मखाना बिहार से आता है। तो कहीं ना कहीं अभी लीची का जूस बनाने की बात इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है।
तो मुझे लगता है जहाँ जो भी हो उसके प्रक्रिया करने वाले उद्योग, वहाँ वैल्यू एडिशन होगा। तो बिहार में मुझे लगता है बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं सर, पड़ेगी। क्योंकि बार बार विकास की बात होती है, जमीन पर उसका रोड मैप एक बार आपसे समझती हूँ। आपने मक्के का उदाहरण दिया। सर, बिहार में 2014 में जब बीजेपी कैंपेन कर रही थी, 15 में नहीं जीत पाई थी, आरजेडी और जेडीयू साथ थे, लेकिन 2015 में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो चीनी मिले हैं उनको दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाएगा और पूरा देश का जो मुंह मीठा है वो बिहार करेगी। 20 साल हुए जेडीयू की सरकार में, बीजेपी साथ रही, वो चीनी मिलों का रिनोवेशन नहीं हो पाया। दूसरा मेरा सवाल है, आप इथेनॉल का हमेशा जिक्र करते हैं। गन्ना इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इवेंचुअली गन्ना खत्म होता जा रहा है कि उसकी खेती नहीं हो रही, किसान परेशान है। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि ठीक है चीनी मिलें जब होंगी तब होंगी, इथेनॉल बन सके, ऐसा कुछ बाय प्रोडक्ट हो सके जो हम बाहर बेच सकें? मेरी जानकारी से अभी बिहार में 9-10 इथेनॉल के प्रोजेक्ट शुरू हो गए। ब्रोकन राइस से और मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू हुआ। अब देश में शुगर सरप्लस है और शुगर मिल घाटे में जा रही है, तो शुगर मिल खोलने का कोई कारण नहीं। पर डायरेक्ट गन्ने से जूस निकलता है तो जूस से इथेनॉल बनता है, तो केवल जूस से इथेनॉल बनाना ये संभव है, इस हो सकता है। पर फिलहाल शुगर मिल सरप्लस शुगर होने के कारण उनकी हालत ठीक नहीं है। मखाने का भी जिक्र जैसे आपने किया, मैं जब बिहार के गांव में गई तो मुझे किसान भाई ने कहा कि ये जो जिसको सीमांचल का काला हीरा कहा जाता है, ये हीरा हम 80 रुपए किलो में बेच रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब मैं खरीदती हूँ सर वो 2000 रुपए किलो का होता है। आपने कहा कि अलग अलग, तो सर उनके लिए ना स्टोरेज है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से मखाना बोर्ड तो बना दिया, लेकिन लॉजिस्टिक्स अभी तक किसानों के लिए नहीं। अभी मेरी जानकारी से मखाना की पैकिंग, प्रोसेसिंग, उसके अलग अलग फ्लेवर के फैक्ट्री बिहार में खुली है और एयरलाइंस में अब उन्हीं के द्वारा मखाना भेजा हुआ पैकेट आते हैं और पैकेजिंग पैकेज जो है इसका धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ेगा और मक्के को अच्छा भाव मिलेगा। सर, एक नीतीश कुमार से रिलेटेड सवाल भी समझना है। तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस होता है महागठबंधन में, ये अफवाहें होती हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती थी, लेकिन अंततः नाम अनाउंस होता है। एनडीए में जो कि मान रही है कि तय है, फिर भी नाम अनाउंस नहीं होता, ऐसा क्यों सर? क्या कोई अनसर्टेनिटी? लोकतंत्र में कि जब एमएलए चुनकर आते हैं तो अपना नेता का चयन होता है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हाईकमांड चुनाव के बाद उचित व्यक्ति और उसका निर्णय करेगी। वो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं। इसके पीछे भी वो वजह तो नहीं कि कहीं ऐसा उनको पलटू राम कहा जाता है वो फिर आरजेडी के साथ चले जाएं, इस बात का डर बीजेपी? ऐसी कोई वजह नहीं। सर, एक आप लोग बार बार बात ये करते हैं कि किस तरीके से अराजकता रही है, कट्टा बात होती है, क्रूरता की बात होती है, करप्शन की होती है, लेकिन हाल ही में जो एग्जाम्पल देखने को मिला जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह, जिनको अंततः जेल हुआ, सब हुआ, लेकिन जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, गोलियां चल गईं, आप उस पूरे सिनेरियो कैसे देखते हैं कि आज भी बिहार में चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आधी घटना होती है इसका मतलब पूरा देश और पूरा राज्य उस दिशा में जा रहा है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। पर यह घटना निंदनीय है। इसके पहले बिहार में और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति थी, अब परिस्थिति काफ़ी सुधरी हुई है। फिर भी ऐसी घटनाएं जो होती है वो निषेधार्ह है और वो कैसे कम हो, कैसे टाली जाए, यही सरकार का काम है। और एनडीए निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो भी ऐसी गलत काम करेंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, आप इस समय विपक्ष को कहाँ खड़ा देखते हैं? आपके प्रशांत किशोर भी बीच में हैं। इस पूरे सिनेरियो में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि आपका साझा घोषणा पत्र आया है, भले ही वो 45 सेकंड की एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें कोई प्रेस वार्ता नहीं हो पाई, सिर्फ आप लोगों ने दिखाया, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ऐसा है कि विपक्ष के सामने अगर एकजुट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें होंगी जीतने में। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एनडीए की अलायंस होती है, हम सब मिलकर काम करते हैं। उसका संबंध विपक्ष क्या कर रहा है इससे नहीं है। जहाँ भी एनडीए मिलकर लड़ते हैं वहाँ हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होता है और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और उसका परिचय बिहार में भी एनडीए के घटक पार्टियों ने दिया है और अब सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का विश्वास हमारे साथ है और हम चुनाव जीतेंगे, ये हमें दृढ़ विश्वास है। सर, एक चुनाव में रहकर चुनाव चल रहे हैं और अदरवाइज भी एक बात है जो शायद जनता समझना चाहती है। जब मैं ज़मीन पे गई, फ्रीबीज और
जिस तरीके की योजनाएं आती हैं वेलफेयर योजना, इनमें क्या फर्क है? अगर 3 करोड़ नौकरियां तेजस्वी देना चाहते हैं और वही 1 करोड़ नौकरियां बीजेपी देना चाहती है, तो क्या फर्क है? और धरातल पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो ये फ्रीबीज बहुत ज्यादा नहीं होगा कि खाते में पैसे पहुंचा दिए, राशन पहुंचा दिया, सब कुछ फ्री है, तो फिर वो आदमी मोटिवेट कैसे होगा काम करने के लिए? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां जो होती है उसमें चुनाव के दृष्टि से ऐसी अनेक बातें होती रहती है। आदर्श राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उन सबको उचित ठहराना नहीं ठहराना ये विवाद का विषय होता है। पर एक बात सच है कि लॉन्ग टर्म पर जो बेसिक मूलभूत ढांचा, जो मूलभूत काम होते हैं, उसी से रोजगार निर्माण होगा। अगर रोड अच्छे बनेंगे, बिजली अगर होगी तो इंडस्ट्री आएगी। और नौकरी और रोजगार में फ़र्क है। हमें रोजगार निर्माण करना है, इसलिए ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, निर्यात को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम रोजगार क्रिएट करते हैं। इसलिए सर, क्योंकि जब मैं पुराना रिपोर्टिंग के समय याद करती हूँ, राजीव गांधी जी जब मनरेगा लेकर आए तो बीजेपी कटाक्ष करती थी कि खड्डा खोदने का काम आप नौकरी मत मानिए, लेकिन अब जीविका दीदी के माध्यम से यही हो रहा है। कोई भी, चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, तो उसको आप आत्मनिर्भर, धीरे धीरे रोजगार क्रिएट करना होगा, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप करने होंगे, रोड के साइड में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क बनाने होंगे। और दूसरी तरफ जो असहाय लोग हैं, गरीब हैं, समाज में आज सम्मान से जी नहीं सकते, उनके लिए भी सहानुभूति से सोचना होगा। तो दोनों बातों का समन्वय साध कर ही राजनीति आगे जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी को कोई मांगना नहीं पड़ेगा और हम समृद्ध संपन्न समाज बनेंगे। वो दिन निश्चित रूप से आएगा और वही भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम विश्वगुरु बने और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त हो। यही संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये बहुत कठिन काम है, पर असंभव नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आत्मसत्ता रहेगी तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। आपने एक और अपने पहले जवाब में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि 12 महीने में 3 महीने ऐसा होता है कि बाढ़ रहती है, तो उस पानी के यूटिलाइजेशन का आपने जिक्र किया। तो ऐसा कोई प्लानिंग आपकी आगे कि अगर सत्ता में आते हैं? मंत्री था तब हमने योजना बनाई थी कि ये विशेष रूप से नेपाल के साथ हमारी चर्चा चल रही है। नेपाल में ऊपर से पूरी नदियाँ आती है और वहाँ जब डैम ही नहीं है तो पानी नदी में आता है। तो नेपाल के साथ सहकार्य करके कुछ डैम बनाने की योजना थी और उसमें 6,600 मेगावाट पावर भी तैयार होती है। भारत सरकार और नेपाल के बीच में चर्चा शुरू है, जिसमें नेपाल को भी बहुत फायदा होगा। अगर वो प्रोजेक्ट हो जाएगा तो बिहार की बाढ़ समस्या को हम सुलझा सकेंगे। बड़ी संख्या में जैसे सड़कें, मैं ज़मीन पे गई तो मैंने देखा कि सड़कों को लेकर किसी को कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी बदलाव देखा कि इस बार 2020 में मैं चुनाव में गई थी तो फिर भी जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर कोई दिक्कतें थी, इस बार वो भी नहीं है। तो सड़कों को लेकर जो सेटिस्फैक्शन है उसको और आप आगे कहाँ ले जाने वाले हैं? क्या प्लानिंग है बिहार की? अभी जो देखा है सड़कों का वो तो ट्रेलर है जी। असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है बिहार में। हाँ, अभी तो हमने कुछ 5 लाख करोड़ के टोटल काम, उसमें से 2.5-3 लाख करोड़ के पूरे किए, कुछ काम शुरू है और आगे और हम काम करेंगे। बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाएंगे और मेरी कोशिश होगी कि अमेरिका के रास्ते जितने अच्छे हैं उतने अच्छे रास्ते बिहार के बनाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है, हम धीरे धीरे उसके नज़दीक जा रहे हैं। सर, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव प्रचार हो और पाकिस्तान का जिक्र ना आए और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ना आए, या अनाउंसमेंट में, मैनिफेस्टो में सीतामढ़ी जैसे अनाउंसमेंट ना हो? अच्छी बात है, मंदिर बनने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस नहीं करते सर? आपको लगता है कि वो हिंदुत्व में ये मुद्दे जब जनता के मन में होते हैं तो उसकी चर्चा होना भी स्वाभाविक है, वो होती रहती है। आखिर चुनाव ही तो चर्चा के लिए है और कौन सी चर्चा किसने उपस्थित करनी चाहिए ये किसी के ऊपर बंधन नहीं है। कोई जब एक प्रश्न उपस्थित करता है तो दूसरी पार्टी उसका जवाब देती है। मुद्दे बनते हैं, चर्चाएं होती है, विवाद होते हैं, पर मालिक जनता है और जनता ने सब सुनने के बाद क्या सही है, क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या देश के उपयोग में, क्या नहीं है, क्या राज्य के हित में, क्या नहीं है, क्या समाज के हित में या क्या नहीं है, इसका निर्णय करने की ताकत जनता में है और जनता इसका निर्णय करती है। एक और चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं,
जब बात होती है जिस तरीके से लालू पूरे टेन्योर की, जंगल राज की, आज का जो युवा है वो क्या देखेगा? क्या उसको बताया गया है कि जंगल राज ऐसा होगा, या वो भूल चुका है और उसे नीतीश काल देखा? आज का युवा जो सपने देखता है वो विकास के देखता है, वो अपने रोजगार का सपना देखता है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अच्छी पढ़ाई लेना चाहता है, अच्छा एजुकेशन लेकर अच्छा अधिकारी बनना चाहता है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये आज के युवा की पहचान है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को हम नॉलेज कहते हैं, और आज का युवा नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में कर रहा है, और ये बड़े प्रमाण पर लोगों में बदलाव है। अब छोटे छोटे गांव में इंजीनियर लोग पढ़ रहे हैं, आईएएस जा रहे हैं, कोई लोग आईआईटी में जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही है। एक बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और वो इतना गति से भाग रहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी, और ये 100 लोग हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और सर, महिलाओं को कहाँ देखते हैं सर आप? क्योंकि पलायन हो गया, आदमी तो बाहर चले गए, सत्ता की चाबी तो महिलाओं के हाथ में है। आजकल शिक्षा में जा रही है, लड़कियां पढ़ रही है, अब बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है, महिला भी प्रतिभाशाली हो रही। हाँ, जो कुछ नेता है वो जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर लोगों को झगड़ा कराना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं, पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये बहुत होशियार है, और सही बात के आधार पर अपना भविष्य और भवितव्य कौन बदल सकता है, उसी पार्टी को और उसी नेता को जनता साथ देती है। ये आज तक के इतिहास ने सिद्ध किया है, उसी के आधार पर लोग एनडीए का साथ देंगे, यही मेरा विश्वास है। आंकड़ों के लिहाज से आप कहाँ खड़े हैं सर? मेजोरिटी जीतेगी, एनडीए की सरकार रहेगी, और मुझे लगता नहीं उसमें गलती। दिल्ली के लिहाज से एक आखिरी सवाल सर, जो बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हमसे पूछते हैं कि गडकरी जी से मिले तो पूछिए, क्योंकि आप विजनरी हैं। दिल्ली में साफ हवा, सरकारें बदल गई आई, लेकिन साफ हवा नहीं मिली, और इस साल की ठंड में भी ऐसा नजर आ रहा है कि सांस ढंग से नहीं ली जा रही है। उसके लिए क्या विजन होगा सरकार का, और क्या? दिल्ली में 40% पोल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है, जिसका मैं मंत्री हूँ। हम दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, 2 साल में ये सब काम पूरे होंगे। ट्रैफिक जाम से भी काफ़ी मुक्ति मिलेगी, और निश्चित रूप से प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल का कम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, हाइड्रोजन, ये सब आएगा, और जिसके कारण काफ़ी बदलाव होगा। फिर दिल्ली के कचरे को हमने हटाने का निर्णय किया है। 2027 तक दिल्ली में 4 कचरे के माउंटेन हैं। अभी तक देश में हमने 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड में डाला है। हम 2027 समाप्त होने के पहले ये लीगेसी सॉलिड वेस्ट को ख़त्म कर देंगे। इसके साथ परली जलती है, वो जलना बंद हो जाएगा, उसके भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फिर प्रीकास्ट को अभी हमने रोड सेक्टर में मैंडेटरी किया, अब रोड फैक्ट्री में बनेंगे, उसका भी पोल्यूशन नहीं होगा, और निश्चित रूप से नए नए रोड बनने से भी प्रदूषण कम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक 3-4 साल में दिल्ली की प्रदूषण की लेवल काफ़ी कम हो जाएगी, प्रदूषण समाप्त होगा, ऐसा तो दावा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि नई गाड़ियाँ बढ़ रही, नई फैक्ट्री खुल रही, लोग बढ़ रहे हैं, पर प्रदूषण में कमी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आपसे बात करते करते एक बात याद आई, इसलिए पूछना, क्योंकि आपने जाति को नकारते हुए विकास की बात करी, लेकिन जमीन पर जब जाते हैं तो जाति के जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारी जाति का मुख्यमंत्री बनता है तो हमारी जाति का विकास होता है। तो क्या विकास और जाति एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हो गए, जुड़ गए हैं इसीलिए? देखिए, मैं बहुत साफ रूप से, मैं भी सांसद हूँ, और मैं जात की बात को पसंद करता नहीं। न मैं जातिवाद को मानता हूँ, न सांप्रदायिकता को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता है, उसके गुणों से बड़ा होता है। और जयप्रकाश नारायण जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, विषमता हम पूरी समाप्त करने का संकल्प करके राजनीति में आए हैं। हम जातिवाद की राजनीति को ख़त्म करने का पूरी ताकत के साथ हम प्रयास करेंगे, ये हमारा निर्धार है, ये हमारा मिशन है। ये थे गडकरी जी, जिन्होंने पलायन से लेकर जाति, विकास, तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से भारत 24 से बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।